नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संयोजक बनने का सपना लगभग टूट गया है। अब पूरा विपक्ष इस समय बिखराव के दर्द को झेलने में लगा है। इसकी पूरी एनालिसिस आज मैं करने जा रहा हूँ और न्यूज़ गुरु आपको बताएंगे कि आखिर मैं ये किस आधार पर कह रहा हूँ। बस आप हमारे इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा क्योंकि ये लंबा एनालिसिस होगा, लेकिन इस एनालिसिस के बाद आप ये समझ जाएंगे कि किस तरह पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा इंडिया यानी INDIA बिखरने का दर्द अब झेल रहा है। दरअसल आप अगर देखेंगे तो इन सबके बीच बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया है। बीजेपी ने क्या किया है कि अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। अब मैंने जो लिख के रखा है कि इस महीने के आखिरी में विपक्ष की तीसरी बैठक बेंगलुरु में तय है, लेकिन उसके पहले जिस तरह से गठबंधन के नेता और सहयोगी दल बिखर रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, उससे अब ये तय लगने लगा है कि गठबंधन के अंत में कितनी पार्टी और कितने नेता अंतिम तक बने रहेंगे, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। वन बाय वन हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पूरा डिटेल है और एक तरह से हम कहें तो विपक्ष को एकजुट करने के लिए निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना लगभग तय टूट गया है। उसकी वजह यह है कि 15 पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने संभाली थी और वो लगातार इसके लिए पिछले 1 साल से कोशिश लगातार कर रहे हैं। चाहे वो केजरीवाल को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हो, चाहे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हो। और आपको ये मैं बता दूं कि नीतीश के इस सपने में सबसे बड़ा सेंध जो लगाया है ना, वो बीजेपी ने लगा दिया है। नीतीश को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। बीजेपी की इस चाल में, बीजेपी की सेंध में वो एक तरह से मात हो गए हैं। हालांकि राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, शालीनता और सुशासन के नाम से वो जाने जाते हैं, लेकिन दोनों ही हथियार उनका इस समय नाकामयाब हो गया है। अब जरा आप वन बाय वन समझते जाइए कैसे हो रहा है कि यह बिखराव इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि अभी 2 दिन से 8 से 7-8 दिन पहले, अगर आप मान लें 2 दिन पहले तो हमारी बात हुई थी लोगों से, 8-7-8 दिन पहले राहुल गांधी को जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी तो लालू यादव ने उन्हें मटन भात खाने का न्योता दिया। अब लगता है वो मटन भात भी काम नहीं कर पाया है। उसकी वजह मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। विपक्ष दिखाने के लिए तो एक साथ मीटिंग कर रहा है, लेकिन जिस तरह से गठबंधन और सहयोगी दल के किनारा कसी लगी हुई है, उससे ये लग रहा है कि अब विपक्ष जो है वो बिल्कुल बिखरने वाला है। किसी भी मोमेंट बिखर सकता है वो। वन बाय वन जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिएगा, इसको मैं पॉइंटर वाइज आपको बता रहा हूँ। बिहार में विपक्षी गठबंधन के बैठक के ठीक पहले जीतन राम मांझी की पार्टी हमने किनारा कर लिया। उपेंद्र कुशवाहा, एक समय नीतीश के राइट हैंड, ने नई पार्टी RLJD बना ली। पहले बैठक के बाद ठीक बाद एनसीपी में टूट पड़ गई। एनसीपी 2 पार्ट में चाचा भतीजा अलग हो गए। बीजेपी लगातार शरद पवार पर डोरे डाल रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, खुद शरद पवार कहते चल रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। उधर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो समाजवादी पार्टी के नेता और सहयोगी दल जिस तरह से छोड़ते जा रहे हैं, बिहार में भी कुछ ऐसी ही स्थिति हो रही है। जेडीयू से जो कुछ तो पहले जा चुके हैं और अब कुछ जो है वो जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जरा वन बाय वन सिलसिलेवार ढंग से, मैंने इसको बहुत डिटेल में लिखा है। अब क्या है कि देखिए, दल बदल करना राजनीति में बहुत खराब नहीं माना जाता है। दल बदल होते रहता है। और आपको ध्यान हो कि अभी समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। वो इसलिए नहीं बात है क्योंकि इसके पहले वो बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में गए, फिर समाजवादी पार्टी में गए, लेकिन
चुनाव के समय, ऐन समय, जिस समय विपक्ष एकजुटता की बात कह रहा है, उस समय यह टूट, उस समय यह बिखराव बहुत मायने रखता है। उधर वाराणसी से शालिनी यादव ने समाजवादी पार्टी के यादव वोट में बिखराव कर दिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पूरी तरह से परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। 1 बाय 1 मैंने लिखा, उसमें आपको दिखाते चल रहा हूँ कि समाजवाद। और आपको मैं बताऊं कि जब दारा सिंह बीजेपी ज्वाइन किया था तो उन्होंने कहा कि भाई अखिलेश यादव से कई विधायक नाराज चल रहे हैं और बहुत जल्दी वो लोग पार्टी छोड़ेंगे भी, कई विधायक छोड़ेंगे, और लगता है उनकी बात सही होते जा रही है और यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने में वो कामयाब होते जा रहे हैं दारा सिंह। अब जरा 1 बाय 1 से बारे में समझते हैं। अब जरा आपको मैं बताता हूं कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का क्या गणित है। दरअसल भाजपा को हराने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का गणित जरा आप समझिए। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 37.36% वोट के साथ वो 330 सीट जीती थी, और अगर एनडीए की बात करें तो 45% वोट के साथ 353 सीटें उसको मिली थी। यानी 55% वोट जो है वो विपक्ष के पाले में गया था। लेकिन यह बिखराव जो था उसकी वजह से विपक्ष ने इस सीट को, इस परसेंटेज ऑफ वोट को सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। नतीजा क्या हुआ कि बीजेपी जो है बहुमत से सरकार बना पाई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि वो 450 सीटों पर 1 to 1 चुनाव लड़ेंगे, यानी हर सीट पर वो विधायक खड़ा करेंगे। लेकिन यह बताते समय जेडीयू के सलाहकार यह बात बताना भूल गए कि मायावती की बीएसपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम जैसी पार्टियों के अलावा केसीआर की बीआरएस, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, कर्नाटक में जेडीएस और उड़ीसा में बीजेडी जैसी पार्टियां भी स्वतंत्र रूप से इस फील्ड में हैं और वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी। तो शायद केसी त्यागी ये बताना भूल गए होंगे। उनको लग रहा है कि उन बिखराव का दर्द उनके ऊपर भी बहुत तेजी से हावी हो रहा है। टूट और बिखराव के खतरे में तो विपक्ष है ही। एनसीपी और शिवसेना की पहले एनसीपी जो है वो महाराष्ट्र में पहले ही टूट चुकी है। ममता और केजरीवाल का भरोसा नहीं किया सकता है, वो भरोसे के लायक नहीं है। केजरीवाल पटना के बैठक में ड्रामा कर ही चुके थे और मजबूरन कांग्रेस को एक तरह से केजरीवाल का समर्थन करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या आपको बताने जा रहा हूं मैं। अब यूपी की फतह के लिए बीजेपी जो है वो मुकम्मल रणनीति पर तैयारी कर रही है। दरअसल यूपी में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आप देखिए, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ रखते हैं और वो ऐसा माना जा रहा है कि वो बहुत जल्दी जो है वो अलगाव की तरफ जाएंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी से पहले उनका गठबंधन था पिछले चुनाव में, लेकिन यह बिखराव जाहिर तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को एक बड़ा झटका देगा। शालिनी यादव ऑलरेडी बनारस से उन्होंने बोल दिया, बनारस में उन्होंने कि भाई वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में नहीं, और पूर्वांचल में सपा का खेल बिगाड़ने या बिगाड़ पाने के दोनों ही जातीय गठबंधन में वो असर इसका पड़ेगा। यानी शालिनी यादव पूर्वांचल में सपा का खेल बिगाड़ने या ना बिगाड़ पाए, पर सपा की जातीय गोलबंदी यानी यादव की एकमात्र पार्टी होने का दम तो उन्होंने तोड़ ही दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। अब जैसे दारा सिंह पूर्वांचल में करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। भाजपा सरकार में वो मंत्री भी थे। चुनाव पूर्व समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, उनके सहयोग के साथ अखिलेश यादव से अलग होने का निश्चित करना जरूर उनको नुकसान पहुंचाएगा, समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को। यह सपा के लिए शुभ नहीं है। जाट समुदाय के नेता जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान गैर यादव ओबीसी हैं और शालिनी सपा की आधार जाति यादव समाज से आती हैं।
लिहाजा मसलन जातीय ध्रुवीकरण पर बीजेपी की कोशिश है कि इनको तोड़ दे, क्योंकि मायावती और अखिलेश का जो राजनीति है यूपी में वो जातीय ध्रुवीकरण ही है और यहाँ से नहीं शुरू से रहा है। अब राजभर भी जो है सपा के सफाई में मददगार होंगे। सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पहले ही भाजपा से अपना रिश्ता बना चुके हैं। लिहाजा इसके बाद क्या होगा कि वो राजभर जो है वो अपनी घर वापसी कर गए हैं। अब घर वापसी करने के बाद क्या है कि पूर्वांचल में कई जगहों पर उनकी सीट उनकी जो पकड़ है बहुत मजबूत मानी जाती है। अब जरा उनके बसपा में उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। बसपा से वे साल 1996 में राज्यसभा पहुंचे थे। साल 2000 में दोबारा राज्यसभा के सदस्य बने। बीएसपी के टिकट पर ही उन्होंने 2000 लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसमें उन्होंने जीत हासिल की और वो जगह थी घोसी। इसके बाद फिर 2015 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद क्या हुआ कि 2017 में वो विधानसभा चुनाव में मधुबन विधानसभा सीट से जीते और योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन साल 2022 में वो सपा के साथ चले आए और फिर अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है। सोचिए कितना बड़ा जातीय ध्रुवीकरण जो है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और इसका क्या असर पड़ेगा। लिहाजा यही बड़ी वजह है कि हम लोग लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष जो है बिखराव करीब पर है। अब जरा देखिए कि अब इनका पार्टी में और जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि पीएम बनने अभी तक विपक्ष में ना तो पीएम कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हुआ है ना संयोजक का अनाउंसमेंट हुआ। और उधर बंगाल में ये कहा जाने लगा है कि बांग्लार जनता पीएम हो ममता, मतलब बंगाल की जनता कहती है कि पीएम होंगी ममता। केजरीवाल की भी प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा बहुत तेज है, इसीलिए बनारस से वो बार बार चुनाव लड़ने की बात भी करते हैं, लड़ते भी हैं और यूपी पे फोकस करते हैं। अभी ना तो पीएम कैंडिडेट का मामला सुलझा है ना संयोजक बनने का मामला इनका सुलझा। सीटों का मामला तो सुलझाना अभी बाकी ही है। यानी पीएम फेस घोषित होने से पहले ही विपक्ष जो है वो दबाव में है। अगर यह बिखराव होगा तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष जो है बीजेपी का मुकाबला कर पाएगी, या आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है वो इस तरह से पीएम मोदी का मुकाबला कर लेगी और चुनाव जीत जाएगी? ऐसा मुझे तो नहीं दिखता है। और यही बिखरने का दर्द जो है वो नीतीश को सता रहा है। नीतीश के लिए ये बन जाए कि नया माया मिले न राम, क्योंकि 2025 में वो स्वयं कह चुके हैं कि वो तेजस्वी को मैदान में उतारेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो गए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि विपक्ष गठबंधन जो बना है वो अंतिम समय तक कितने नेता इसमें बने रहते हैं, या गठबंधन का अस्तित्व रहता भी है कि नहीं रहता है। लिहाजा यही बड़ी वजह है कि मैं लगातार कह रहा हूं कि नीतीश का संयोजक बनने का सपना लगभग टूट गया है। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि हमें यह मालूम पड़ता है उससे कि आप किस तरह की खबरें देखते हैं, आपको किन खबरों पर ज़्यादा रुचि है। हम वैसे ही खबरें आपको दिखाएंगे। नमस्कार।